चलो कोई एक जना बताओ माइक खोल के, तुम बताओ। एमान लास्ट का लिखा था बेटा पॉइंट। ये तो एक मिनट। सर, बलबन हैज ट्रीटेड विथ मंगोलियन रूलर हलाकू। हलाकू, 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 ठीक है। चलो अगली हेडिंग डालो, बलबन। लिखो इसमें पहला पॉइंट, ही वॉज इलबारी तुर्क, टर्क। यह इलबारी तुर्क था। इलबारी लिख लेना, इलबरी लिख लेना, हिंदी वाले इलबरी लिख लेना। आवाज आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे भी तुम्हारी नहीं आ रही वैसे, बहुत दूर सर से लग आ रहा है। रही है। ही वॉज इलबरी तुर्क, यह इलबरी तुर्क था। यह इल्तुतमिश का गुलाम तथा चालीसा दल का सदस्य था। ही वॉज स्लेव ऑफ इल्तुतमिश एंड मेंबर ऑफ चालीसा ग्रुप। ही वॉज स्लेव ऑफ इल्तुतमिश एंड मेंबर ऑफ चालीसा ग्रुप। यह इल्तुतमिश का गुलाम तथा चालीसा दल का सदस्य था। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं भाई, आप ये देखना, बलबन राजा या सुल्तान कब बना है? 1266 में, 1266 में। लेकिन इसने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को बनाया था। तो इनडायरेक्टली जो इसकी पकड़ है दिल्ली की गद्दी पे, वो कब से है? 1246। और हमने यहाँ कब लिखवाए, कब मरेगा जाके? ये 86 में। तो मोटा मोटा पूरा एग्जैक्ट 40 साल इसने एक तरीके से राज किया है इनडायरेक्टली। भाई नसरुद्दीन महमूद तो कठपुतली की तरह था इसके लिए। जो नायब मुमलिकात था वो तो खुद यही बना हुआ था। बीच में 1 साल को गया भी झांसी का गवर्नर, फिर वापस तो अमीरों की हत्या करवा के वापस आ गया था। ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो भी भाई बना, इतना कैपेबल या इतना कैसे ये पहुंचा, तो जो विभिन्न पीछे सुल्तान रहे उसके टाइम इसके पास कौन सी डेजिग्नेशन थी। तो इसमें एक सब हेडिंग डालो, फॉलोइंग आर दी पोस्ट POSTS. Following are the posts held by Balban during different rulers. विभिन्न सुल्तानों के कालों के दौरान बलबन के पद। सर, इंग्लिश में क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलिएगा। पोस्ट हेल्ड बाय बलबन ड्यूरिंग डिफरेंट रूलर्स। बलबन का दूसरा नाम क्या था, असली नाम क्या था? लिखवाया है ना मैंने? उलूग बताएगा खान। कौन? सर, उलूग बोलो। खान। इसको उतारो पहले, फिर बताता हूँ। रजिया सुल्ताना, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन शाह। क्या क्या पोस्ट थी लिख लेना। अमीर था ना ये, अमीर तो मैंने बताया था, अमीर और उलेमा। तो अमीर ए, उस दिन कोई बच्चा पूछा है, दिए इशिता पूछ रही थी ना कि सर ए या आई का क्या मतलब होता है प्रश्न में, मतलब का। ठीक है, अमीर किसका? शिकार का, जो मेन हंटिंग के टाइम राजा जा रहा है तो कौन साथ में जाएगा। आखुर मतलब घोड़ों का बताया था मैंने। हिजाब, आप जानते हैं कोर्ट के अंदर का जो भी मसला होता है। और नसरुद्दीन के टाइम ये क्या था? नायाब मुमलिकात। आई कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। सर। पूछिए। सही है। बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सही है, मीर आखुर याकूत भी था ना। वो रजिया सुल्तान के टाइम था, मरवा दिया था ना उसको, तो बाद में बलबन बन गया था उसकी जगह। ओके। उतारो उसको। सर, नसरुद्दीन के टाइम का क्या है, नहीं पता चल रहा मुझे। नायाब है। बेटा लिख रहा हूँ अभी, मुमलिकात, हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूँ अभी।
जब लिख लेना तो बताना। सर डन। डन। अच्छा, ये क्या था ना, ये बड़ा अलग ही व्यक्तित्व का इंसान था। एक तो ये बहुत क्रूर शासकों में बहुत क्रूअल, कभी इसको देखोगे कभी हंसेगा नहीं, इसने हंसने पे पाबंदी लगा दी थी, इसने शराब पे पाबंदी लगा दी थी, कोर्ट के अंदर भी, मतलब खुद भी नहीं कभी पीता, कि मान लो अगर मैंने शराब पी ली और मैं नशे में आके किसी से हंसी मजाक कर बैठा ना, तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। तो इसने काफी चीजों पर बैन लगाया था, कोई इससे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। मतलब लोग कई तो ये कहते हैं अमीर की इसने ज्यादा ये जनता से मिला ही नहीं, कोर्ट में ही लोगों से जो इसके कुछ खास थे 15-20, क्योंकि अभी हमारे हिंद इसने चालीसा को भी हटा दिया था, जो तुर्के चहलगानी थी, किसके टाइम बनी थी बताओ? सर इल्तुतमिश। हम्म। और मैंने यही पिछली क्लास में पढ़ाया था, और मैंने इसका आज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। वो तुम लोग को याद होगा क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा है, तो पिछला भी पढ़ते रहिए, भूलिए मत। तो और मतलब, खैर चलो एक पॉइंट लिखो फिर आगे बताता हूँ। ये उतार लिया ना, आगे लिखो। यस सर। लिखो, he believed in divine principle of kingship theory। यह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। यह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। he believed in divine principle of kingship theory। मतलब इसका कहना था कि ऊपर वाले ने, खुदा ने मुझको भेजा है आप लोग का शासक बना के, तो मैं कुछ नहीं हूं, है सब ऊपर वाला, लेकिन क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तो आपके लिए सब कुछ मैं ही हूं। ठीक है, ही बिलीव्ड इन डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी। यह राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था, यह विश्वास रखता था। अकॉर्डिंग टू हिम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम, कॉमा सुल्तान वॉज, इसके अनुसार, कॉमा सुल्तान था, डैश लगा के लिखना, पहले लिखो, पहला इसी में सब पॉइंट, जिले इलाही। सर पहले का एक बार और बोलिए ना। बिल्कुल बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू, हिंदी में बोलना है बेटा, दोनों में बोल देता हूं। अकॉर्डिंग टू हिम, सुल्तान वॉज, फिर डैश लगा के ये दो लिखना जो बता रहा हूं, इसके अनुसार सुल्तान था, डैश, जिले इलाही, और दूसरा नियाबत खुदाई। जिले इलाही का मतलब शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया। और नियाबत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। अच्छा, ये हम सब जानते हैं कि आप किसी भी चीज को, एक है ना, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, कहावत है, कोट है, क्या है, लाई एंड लाई एंड लाई सो मच अंटिल इट्स बिकम्स ट्रुथ, कि इतनी झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो झूठी लोगों को सच लगने लगे। तो ये क्या करता था ना, दिन में 10, 100 बार, 1000 बार खुद ही बोलता था कि मैं कौन हूं, मैं जिल्ले लाही हूँ और नियामत खुदाई हूँ। कौन हूं मैं जिल्ले लाही हूँ और नियामत खुदाई हूँ, 100 बार दिन में बोलता था ये। तो इसके बारे में बताते हैं कि इसकी ना बहुत छोटी सी हाइट होती थी, मैं होती थी कि छोटी हाइट थी, तो ये क्या करता था, लगभग ये आपका 1 मीटर लंबा तो ये मुकुट पहनता था, और इसका मुंह बंदर जैसा था, इसके गाल थे अंदर घुसे हुए, इसकी आंखें अंदर धसी हुई। मतलब कहना नहीं चाहिए सबको ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जैसा किताबों में वर्णन है कि ये बहुत ही कुरूप था।
और इसी चीज से इसको लगता था कि कोई इस पे हंसे कुछ ना, तो इसने इतने, मतलब आप ये मानो जब ये सुल्तान बना उसके बाद कुछ खास ही लोगों ने इसे देखा है, आम जनता ने इसको कभी नहीं देखा। इवन आप किताबें पढ़ेंगे तो भी आपको इसका कहीं जिक्र वैसे नहीं मिलेगा कैसा ये दिखता था, मतलब कोई इसकी फोटो या पोर्ट्रेट, सिर्फ इसका वर्णन है कि ऐसा था कि छोटी सी हाइट थी, अजीब सा इसका मुंह था, आंखें अंदर, गाल अंदर घुसे हुए, और ना इसने हंसना मना दरबार में कर दिया, बिल्कुल चुटकुले सुनाने पे पाबंदी, कोई आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। एक अपने अभी हम तुगलक टाइम में पढ़ेंगे, एक इतिहासकार हुए हैं, मतलब राइटर, सॉरी नॉट इतिहासकार, जियाउद्दीन बरानी। वो बरानी कहते हैं कि ये पता नहीं कौन था, इंसान तो नहीं था, ये कोई एलियन था या क्या था, इंसान तो ये नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने बहुत ही रिगरस, मतलब बहुत ही क्रूर कोर्ट में अपने कुछ प्रोटोकॉल्स बनवाए कि जो कोई भी आएगा पहले मेरे सामने झुकेगा, बिल्कुल अपने घुटनों पे बैठ के झुकेगा, घुटनों पे बैठा और बिल्कुल अपनी मुंडी ऐसे झुका के, उसके बाद मेरे पैर के अंगूठे को चूमेगा, ही विल किस माई टो। इससे ये अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहता था कि मैं कौन हूं। फिर बोलता था मैं जिल्ले लाही हूं, मैं नियामत खुदाई हूं, और तुम सबके लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, तुम्हारा जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। तो मेरे सामने आओ, मेरे सामने झुको और मेरे पैर के अंगूठे को पुचकारो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसने न्यू ईयर एक शुरू किया कि नए साल पे जश्न होगा, सब आएंगे, इसको गिफ्ट्स देंगे ला ला के, और इसकी शान में गाने और पार्टी वार्टियां, पूरा मतलब सब इसको अपने ऊपर सेंटर्ड करके। दिखता ही वहां भी नहीं था, लोग आ रहे हैं, इसको देखना अलाउड नहीं है, लेकिन इसकी शान में होगा। तो एक हम देखते हैं पर्शियन ट्रेडिशन है, पारसी लोग होते हैं, पारसी, जैसे आज के टाइम पे आप देखो कौन है, रतन टाटा पारसी है ना, सैम मानिक शॉ पारसी थे। तो इनका जो न्यू ईयर होता है उसको बोलते हैं नवरोज, नवरोज कह लो, नवरोज कह लो। तो ये ट्रेडिशन इंडिया में जो शुरू करवाया था, किसने करवाया था, बलबन में करवाया था। इसने तुलादान शुरू करवाया था। तुलादान क्या, ये होता है तराजू, समझ गए। तो तुलादान क्या, एक तरफ ये खुद बैठता था, दूसरी तरफ कहता था उस पे रखो जो भी था, हीरे जवाहरात सोना चांदी जितना। जैसे आपने सुना होगा घर में मम्मी पापा कोई बाबा दादी कैसे बोलते हैं कि अरे यार उसके पास तो इतना पैसा है कि वो तराजू में तोल दें, ये सुना, ये शब्द यहीं से आया है, तुलादान। मतलब एक तरफ खुद अपने वेट के बराबर ये रखवाना। अगर किसी ने जोधा अकबर मूवी देखी उसमें भी ये सीन दिखाया गया कि अकबर एक तरफ ऋतिक रोशन बैठा हुआ है और इधर वो रख रहे हैं, फिर तलवार रखते हैं, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एक अगला पॉइंट लिखो, ही बिलोंग टू फेमस, ही बिलोंग टू फेमस आफ्राशियाब ट्राइब ऑफ पर्शिया। आफ्रासियाब डायनेस्टी लिख लो, आफ्रासियाब। ही बिलोंग टू फेमस, मतलब ये बहुत क्रूर माने जाते थे ये लोग। ही बिलोंग टू फेमस आफ्रासियाब डायनेस्टी ऑफ पर्शिया। अच्छा, इसके आपको ना दो इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, वो लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखवा रहा। आरुष सर पूरा एक इंस्क्रिप्शन का चैप्टर लेंगे, आपका टॉपिक पूरा, जिसमें एंशियंट से लेकर मिडीवल तक के, क्योंकि मिडीवल में इतने नहीं है, कुछ ही गिने चुने हैं, तो वो सब आपको एक जगह इंस्क्रिप्शन बता देंगे, तो आप उसको रिलेट कर लेना, ठीक है। ही बिलोंग टू फेमस आफ्रासियाब डायनेस्टी ऑफ पर्शिया। इसका संबंध ईरान के आफ्रासियाब वंश से था। इसका संबंध ईरान के आफ्रासियाब वंश से था। ही बिलोंग टू फेमस आफ्रासियाब डायनेस्टी ऑफ पर्शिया। अगला पॉइंट, बलबन इंट्रोड्यूस्ड रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन। बलबन ने कड़े नियम अपने दरबार में लागू किए। बलबन इंट्रोड्यूस्ड रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन एंड स्टार्टेड न्यू पर्शियन कस्टम्स, एंड स्टार्टेड न्यू पर्शियन कस्टम्स। और इसने ईरानी रीति रिवाज व प्रथाएं आरंभ की। फिर से बोल दे रहा हूं, बलबन इंट्रोड्यूस्ड रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन एंड ही स्टार्टेड
पर्शियन कस्टम्स। इसने ईरानी रीति रिवाज व प्रथाएं आरंभ की। लिखना आप, मैं पॉइंट वाइज लिखता जाऊंगा, फिर सामने डिक्टेट करा दूंगा। पहला लिखना सिजदा, बेसिकली जिसे आप सजदा भी कहते हैं, ठीक है। पाइबोस, देखो, इसने नई ईरानी रीति रिवाज और प्रथाएं आरंभ की। ही स्टार्टेड ईरानियन कस्टम्स, पर्शियन कस्टम्स। सिजदा, पाइबोस, तुलादान, नौरोज। अब इसके आगे लिखते रहना जो जो लिखवाऊं। माइक किसका ऑन है, बंद करो। सिजदा के आगे लिखना नील डाउन बिफोर सुल्तान। नील ऐसे होता है भाई, के एन ई ई एल। नील डाउन डाउन बिफोर सुल्तान, सुल्तान के आगे घुटने टेकना। नील डाउन बिफोर सुल्तान, सुल्तान के आगे घुटने टेकना। पाइबोस के आगे लिखना किसिंग सुल्तान टो। किसिंग सुल्तान टो, सुल्तान के पैर के अंगूठे को चूमना। सुल्तान के पैर के अंगूठे को चूमना। किसिंग सुल्तान एपिस्ट्रोफियस टो। तुलादान तो समझ ही गए, ये तो पता ही है, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है। नौरोज के आगे लिख लो न्यू ईयर सेलिब्रेशन। नव वर्ष, न्यू ईयर, नव वर्ष। इसको फिर धीरे धीरे लगा कि आप देखो, हमेशा जो भी अमीर है, चालीसा है, इनकी ही चली है। रजिया के टाइम भी, उस टाइम रुकनुद्दीन को बनवा दिया था। तो इसने कहा कि सबसे पहले चालीसा को ही खत्म करो, क्योंकि कल को ये मेरे खिलाफ भी कर सकते हैं बगावत। तो इसने क्या किया, चालीसा को ही हटा दिया, भंग कर दिया। लिखो ही सप्रेस्ड चालीसा, या ही एबोलिस्ड लिख दो, ज्यादा अच्छा वर्ड है। ही एबोलिस्ड चालीसा, इसने चालीसा दल का दमन किया या स्थगित कर दिए। स्थगित नहीं, दमन ही लिखो। अच्छा, ये ना बहुत ही मतलब रेसिस्ट किस्म का था। इसने जितने भी अपने दरबार में रखे सारे टर्क्स ही रखे, नॉन टर्क्स हटा दिए। जैसा मैंने आपको बताया था, जब इसे 1-1.5 साल के लिए उधर झांसी का गवर्नर बनाया था ना, प्रशासक, तो यहाँ पे एक इंडियन मुस्लिम थे, इमामुद्दीन रिहान करके नाम था, उनको बना दिया था। तो उससे भी ये बहुत चिढ़ा था, और इसने फिर कहा था कि अच्छा मेरी जगह आया। तो इसने कहा जितने भी भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के जो मुसलमान हैं, वो कोई नहीं रहेगा मेरे कोर्ट में। इसने एक रेशियलिस्टिक अप्रोच रखी थी, ठीक है, भेदभाव की नीति। और जितने भी नॉन टर्क्स थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया था। और कोई भी इंडियन मुस्लिम को इंपॉर्टेंट पोस्ट दी ही नहीं थी, दी थी तो बहुत निचले स्तर की पोस्ट, ठीक है। अगला लिखो पॉइंट, ही डेकोरेटेड हिज इंपीरियल कोर्ट ग्रैंडली। मैंने लिखवाया था ना, इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजवाया। ही डेकोरेटेड हिज इंपीरियल कोर्ट ग्रैंडली, इन अ ग्रैंड मैनर। इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया। अगला, ही रिक्रूटेड अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स। इसने अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया।
ही रिक्रूटेड अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स, इसने अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया। इसने अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया। अंगरक्षक लिख लेंगे ना भाई। ही रिक्रूटेड अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स। अगला लिखो, ही बिलीव्ड इन ब्लू ब्लड, यह रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था। इसका कहना था कि जो प्रिविलेज नोबल फैमिली है वही दरबार में सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होगी। ही बिलीव्ड इन ब्लू ब्लड, इसने रक्त की शुद्धता में विश्वास, यह रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस सर। तो एक बार पूछिए। और इंग्लिश में बोल दो, आवाज चली गई थी। कि कौन बोल रहा है? शिवानी, तुम तो हिंदी मीडियम में हो ना? तबस्सुम। अच्छा, तबस्सुम। अच्छा हाँ, शिवानी की आवाज या कंफ्यूज होता हूँ मैं। ठीक है ठीक है, लिखो, ही बिलीव्ड इन ब्लू ब्लड, यह रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था। सर। ही- जी। सर अब मैं शिवानी। तो ये हाँ नौरोज हाँ, क्या है, समझ मतलब ये न्यू त्योहार होता है, आज भी मनाया जाता है। जो पारसी, मैंने बताया ना, पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर है ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस महीने में पड़ता है। जैसे भाई, एक तो अभी ये तो इंग्लिश न्यू ईयर है अपना। जो हमारे हिंदू धर्म में है वो कब आता है? चैत्र, जब नवरात्र शुरू होते यस हैं। सर। ऐसे ही हर धर्मों का अपना अलग अलग भी है। तो ऐसे ही ये जो पारसी होते हैं ना, जोरोस्ट्रियन, एक है ना रिलीजन जोरोस्ट्रियंस, यस सर। वो जैसे तुम लोग मूवी में देखते हो ना, वो आता है एक ब्लैक कलर की टोपी पहन के, वो जो होते हैं वैसे वाले। और सैम मानिक शॉ, ग्रेट जनरल, जिनकी मूवी आई थी, वो पारसी थे। पारसी बेसिकली, पारसी नथिंग बट जो पर्शिया से बिलोंग करते थे या फारस से बिलोंग करते थे। जो फारसी थे, या आज के टाइम में कहते हो ईरान से थे। ठीक है। यस सर। सर एक वर्ड सर, सर, ये तो ये जो इन्होंने चालीसा दल का क्यों मतलब दमन कर दिया था, ये नहीं समझ अरे में क्यों? आया। उसने पीछे देखा ना कि चालीसा जो है काफी इन्फ्लुएंशियल है, बहुत प्रभावशाली है। यही डिसाइड करती है एट द टाइम कौन सुल्तान बनेगा। रजिया के टाइम इसने जो उसके 4 कमांडर थे उनमें से एक को, जिसको बाद में नायब मुमलिकात की पोस्ट दी थी, उसको भड़का दिया। भाई ये भी तो था वहीं पे मौजूद उस टाइम। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ चालीसा, ये लिखवाया ना मैंने पहला पॉइंट, यस सर। कि यस चालीसा दल का यस सर। सदस्य। हाँ, तो इसको पता चल गया कि अच्छा जी, यानी कल को ये भी हो सकता है ये लोग मेरे खिलाफ बगावत कर दे, तो उसने कहा पोस्ट ही एबॉलिश कर दो, वो पूरी टीम। अब जो होगा सब यस सर। कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। इसे कहते हैं यस। सेंट्रल पावर का सेंट्रलाइजेशन, शक्ति का केंद्रीयकरण, सारी शक्ति एक तरफ। और पहले क्या था? ऑफ कोर्स तब भी राजा था, अ सॉर्ट ऑफ विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, कि भाई आप लोग की भी सुनी जाएगी, जो आप बताएंगे वो सुल्तान मानेगा। इसने सबको ही हटा दिया कि नो, आई विल बी दी ओनली, क्योंकि मैं कौन हूं? सर। नियामत खुदाई सर। और जिम्मेदाही। हाँ बताइए, पूछिए डाउट। सर ये चालीसा दल क्या होता था? अरे तुर्कुन चहलगेन, भाई बताओ कौन समझाएगा? अब मैं नहीं समझाऊंगा इसको, यानी इस बच्ची ने क्लास नहीं ली है पिछली। 40 लोगों की एक टीम, तुर्कुन चहलगनी, सर, जिसको हमने पढ़ा था। सर 40 दल के लोगों का एक गठन होता था, उन्हें चालीसा दल 40 दल बोलते के हैं। लोग नहीं, 40 दल तो बहुत, 40 दल मतलब एक दल में सॉरी, कई ऐसे सारे लोग, 40 लोग। 40 लोगों का एक 40 दल। लोग, यस एक सर। ग्रुप में हाँ, अब 40 जरूरी लोग नहीं होते थे। मैंने ये भी बताया था, जरूरी नहीं है हमेशा 40 हो, कभी 25 30, लेकिन एटमोस्ट 40 ही बोलते थे। तुर्कुन चहलगानी, ये किसका डाउट था? किसका डाउट था ये वैसे? हेलो? अरे मैं कुछ कहूंगा नहीं सर भैया, मेरा था। नाम तो बता सर, दो। सर अरे मेरा था। सर, अरे गाने मेरा नाम। छेलगानी को एक तरह से इस स्टेट मिनिस्टर भी बोल सकते ना। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये डाउट किसका था यार? मेरा कोई नाम थोड़ी होता है। नाम क्या है? सर मेरा तरन्नुम। तरन्नुम जी। ओके ओके, अब क्लियर हो गया आपको? तरन्नुम, यस सर। इट्स लाइक ए सर काउंसिल आपने ऑफ मिनिस्टर। जी सर आपने बोलिए। ऊपर तुलादान का क्या लिखवाया है? मैंने कुछ नहीं लिखवाया, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बताया तो।
एक तरफ सुल्तान बैठ गया, उसके वेट के बराबर यहाँ पे हीरे जवाहरात सोना चांदी कैश जो भी सिक्के विक्के अशरफियां, इसमें क्या लिखवाऊं? इसको भी लिखवाऊं? देयर यूज्ड टू बी अ वेइंग मशीन इन विच वन साइड सुल्तान वाज सेट वन साइड, इतना लिखवाना पड़ेगा क्या यार? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है ये? तुलादान। नो सर, मैं पूछूं हाँ, अमन? पूछिए। सर ये जो बलबन थे ये तो मुस्लिम थे, तो फिर ये पर्शियन के नौरोज क्यों सेलिब्रेट करते थे? उसी तरफ के थे ना ये ईरानी। अरे तुम लोगों ने लिखवाया नहीं क्या? मैंने पॉइंट यार, मैंने लिखवाया तो होगा, मैंने लिखवाया तो ही बिलोंग टू फेमस यस सर। अफरासियाब डायनेस्टी ऑफ पर्शिया। बेटा लिखवाया तो है, देखो ऊपर। सर बट ये सर था तो सर लिसन भैया एक जगह सर पूछो। हाँ बताइए, पूछिए, सर मैं श्वेता। पूछो। सर ये पेवोस क्या है? ये लिखवाया तो है, किसिंग थंब, सुल्तान के अंगूठे, पैर के अंगूठे को चूमना। पहले आप अच्छा झुकेंगे उसके ठीक। सामने, सिजदा करेंगे, फिर पायबोस। सर ये जो चलेगा। आपने भी हाँ लिखवाए थे, ये जो हाँ बैरम शाह अलाउद्दीन मसूद शाह हाँ नसीरुद्दीन शाह, सर ये जो हाँ। शाह है लास्ट में, ये उनका सरनेम है या उनका कोई उपाधि वगैरह स, है? सरने भी मान लो तुम, उपाधि उपाधि कुछ नहीं है, उपाधि जो ये होगी मैं लिखवा सरनेम ही दूंगा। है इसके? हाँ, ठीक है। बेसिकली ट्रेडिंग कम्युनिटी अपनी तरफ लगाती थी। आप देखेंगे एक अमित शाह, गुजरात के लोग भी हाँ सर। लगाते हैं शाह, और शाह का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। आप देखेंगे जैन धर्म में भी, एक इधर अपने राजस्थान में पाली एक जगह पड़ती है, वहां पे रणकपुर जैन टेम्पल्स है, वो बनवाए राणा कुंभा के टाइम बने थे। धरनक शाह एक ट्रेडर कम्युनिटी थी, इन्होंने बनवाया था, ये भी शाह लगा रहे हैं। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ ऐमान, कुछ हो गया डाउट क्लियर? ईरान का क्यों था वो? सर मेरा एक वो डाउट ईरान। है। अरे भाई एक एक करके बोलो। ऐमान तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। और हाँ अब बताओ अगला कौन बोल रहा था? अपने नाम के साथ डाउट बोलो। सर मैं शोभा कुमारी। वो रक्त जी की शोभा। शुद्धता में विश्वास, रक्त की शुद्धता मतलब क्या था, इसका रक्त मतलब? की शुद्धता मतलब अलीट क्लास, जो ऊंचे घर के लोग हैं वही राजघराने में आएंगे, वही उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट मिलेगी। उसको ये मैंने बताया ना, ये बहुत रेशियल था, बस बहुत भेदभाव करता था कि जो प्योर ब्लड है ये कास्ट अपने तरफ। सिस्टम टाइप। नॉट एग्जैक्टली, कास्टिज्म इज डिफरेंट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियलिज्म, भेदभाव, ओ रंग भेद। अच्छा। जैसे कहते हैं ये काला है ये गोरा है, अच्छा इसको भी बता दूं। मैं सोच रहा था कोई बच्चा डाउट पूछेगा, मैंने लिखवाया ब्लू ब्लड, ये ब्लू ब्लड क्यों लिखवाया है बताओ, कोई बताएगा मुझे? इंग्लिश वालों, सर ब्लू मेरा ब्लड यही लिखवाया डाउट है। था इतनी देर से, ब्लू ब्लड क्या यस होता सर, है? और जो अरे तो पूछो भाई। ब्लू ब्लड, हाँ इतने चुप नहीं हो मैं रहे थे। बता दूं सर, जो ब्लू ब्लड होता है ना वो प्योरिटी, लाइक जो जिनका बैकग्राउंड जो खानदानी लोग को बोलते हैं, या जो हाँ, तो शुरू वो से ठीक, तो ही ब्लू एक। ही क्यों आया? रेड क्यों नहीं आया? ग्रीन क्यों नहीं आया? येलो क्यों नहीं आया? वाई ब्लू? माई क्वेश्चन इज दिस, कुछ भी चीज आप पढ़ें उसकी गहराई में जाइए। नहीं, अगर सर जैसे नहीं वाटर पता तो कोई क्लीन दिक्कत होता नहीं है। है, मैं भी बता दूंगा। हाँ बताओ कौन बोल रहा है? कोई बताएगा? किसी को पता है कोई? अच्छा चलो गैस करो, कोई दिक्कत नहीं है, गैस करो क्या हो सकता है, ब्लू ही क्यों? वाटर बिल्कुल क्लीन होता है तो वो ब्लू से डिनोट होता है। क्या, किससे डिनोट होता है, क्या चीज? मैं आपको समझ नहीं पा रहा। समझो, सुनो मेरी बात। मैंने क्या लिखवाया? ये रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था, यानी एलीट क्लास। ब्रैकेट में लिखा ना? नहीं लिखा तो लिख लो। प्रिविलेज्ड नोबल फैमिली, प्रिविलेज्ड, जो एक शाही वर्ग है, उच्च वर्ग। अब ब्लू क्यों है, बहुत ध्यान से समझना। जो बंदा किसी पे रूल करेगा, या जो लोग किसी पे रूल करेंगे, चाहे तुम आज के कंटेक्स्ट में ले लो या तब, वो हुक्म चलाएंगे। क्या चलाएंगे? हुक्म। और हुक्म के धूप में बाहर जाके तब के चलाया जाता है ना, फरमान जारी होता है। वो अपने कमरे में एसी रूम्स पे बैठे हुए हैं, उन्हें ना धूप झेलनी ना गर्मी झेलनी। जो निचला तबका है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो मेहनत कर रहा है, धूप में तपा रहा है,
मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब इंसान धूप में कार्य करता है या जिन देशों पे सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है, वहां पे उन लोगों की स्किन एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, मेलानिन, धूप से बचाने के लिए, यूवी रेस से बचाने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जो कि आपकी स्किन टोन जो होती है उसको डार्क करेगा, डार्कर करेगा। तो नॉर्मली बोलते हैं इसका कंप्लेक्शन व्हाइट है, धूप में चला जाए तो अरे टैनिंग हो गई, ठीक है। तो है क्या, जो ये हाई क्लास थी, जो प्रिविलेज क्लास है, ये धूप में तो गए नहीं, तो इनका रंग क्या हुआ, व्हाइट, या जिसे हम गोरा कहते हैं। जिसका रंग गोरा, वो हाथ ऊपर करके अपने हाथ की नसें देखो, ब्लू कलर की दिखेंगी। हाँ सर। भाई कभी सिरिंज लगवाने गए हो, इंजेक्शन लगवाने गए हो, तो वो दिखती है, नीले नीले रंग की नसें दिखती हैं। तो ये कंसेप्ट वहां से ये शब्द चला है, ब्लू ब्लड। यानी ये तो आराम से ऊपर ठाट बाट एसी में मस्त रहता है, ये काम क्या करता है धूप में जाके, इसलिए ब्लू ब्लड हो गया, एलीट क्लास हो गई। तो ये शब्द यहां से आया है। क्लियर हो गया? यस सर। यस शोभा सर। जी क्लियर हो गया? रक्त की शुद्धता का मतलब क्या है, प्रिविलेज नोबल फैमिली का यस बंदा, सर। उच्च उच्च वर्ग का। यस सर, क्लियर हो ठीक है, गया। आगे बढ़े, ओके सर। अगला लिखो पॉइंट। सर ये तो एक स्लेव था ना, ये अमीर फैमिली से कहाँ आता? क्या चीज? सर बलबन स्लेव था ना? हाँ बलबन स्लेव था, लिखा भी होगा कब लाया था, शायद ग्वालियर कैंपेन के टाइम लाया था इल्तुतमिश, लिखवाया है मैंने पॉइंट। यस सर। क्या डाउट आ रहा है इसमें? नहीं बड़े आगे, मतलब वो स्लेव। सर हाँ पूछिए आमिर पूछिए सीकर का पूछिए। मतलब क्या होता है? एक सेकंड पहले, जो बच्ची पूछ रही थी, आप बताएं अपना डाउट। कौन बोल रहा था अभी? आमिर खान, आमिर खान, कोई और सर बलबन, क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। मैं साबिर बोल रहा हूँ सर। हाँ साबिर बताओ। शिकर का मतलब क्या होता है? आमिर शिकर का मतलब क्या होता है? आमिर शिकार बेटा, शिकार। भाई राजा ओ, महाराजा हंटिंग पे जा रहे हैं तो एक आदमी जाएगा उनके साथ, उसको जो हेड करेगा, शिकार। शिकर नहीं है, शिकार, मैंने देखो हिंदी में लिखा भी तो है। अच्छा सर। और आखुर का मतलब वही होता है ना सर, कि जो रॉयल हॉर्सेस को घोड़ों की रखवाली, घोड़ों protect की करता है? रखवाली करना। जो याकूत था, जी सर। याकूत को तो मरवा जी दिया सर। था। ठीक है, क्लियर। सर एक पॉइंट छोड़ गया था मेरा सर, ये हाँ बताइएगा बताओ, थोड़ा। बताइए he पूछिए। decorated his he decorated his empire imperial तो force के बाद क्या अपना जो लिखवाया सर कोर्ट आपने? था, दरबार था, उसको बहुत भव्य रूप से सजवाता था ये। ये उसके बाद क्या लिखवाया सर आपने, इंपीरियल ही फोर्स के बाद? रिक्रूटेड अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स, ही रिक्रूटेड अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स, फिर लिखवाया ही बिलीव्ड इन ब्लू ब्लड। जी सर, हो गया। ठीक है, चालीसा गैंग वाले लिखवा सर दिया। अगला लिखो। मुमलिकात, सर मुमलिकात का क्या, मुमलिकात मतलब? मुमलिकात का क्या बताया था मैंने, कोई बताएगा या मैं बस समझाऊं? एडवाइजर टू किंग, जो आपने शायद पिछला लेक्चर शोभा नहीं लिया है, आप, मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, जो राजा के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और अगर राजा वीक आया तो वो अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाएगा। एडवाइजर, सलाहकार, या राजा के लिए सलाहकार, नायाब मुमलिकात। ठीक है, ओके सर। चले बढ़े आगे, हाँ जी बोलो जी भाई सर। सर। आगे बढ़े। यस सर हाँ, बढ़िए। जी हाँ जी। चलो 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 चलो, लिखो अगला। ही पनिश्ड अमीर बकबक, ही पनिश्ड अमीर बकबक, बहुत बकबक करता था। ये बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, अमीर बकबक यहाँ का गवर्नर हुआ करता था। लिखना नहीं है, बस तुम इतना लिखो, ही पनिश्ड, एक अमीर था जिसका नाम था बक बक। बेसिकली इसको ये पता चला कि ये जो है, इन्हीं के जो अमीर होते हैं ना, अमीर सचिव मान लो, कुछ भी मान लो, तो वहां पे एक बंदा था मलिक बकबक करके। इसको ये पता चला कि यार ये पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, और मतलब प्रॉपर उनको जस्टिस नहीं देता है। तो इसने को पता चल गया कि ये इम्पार्शियल है पब्लिक के प्रति, तो इसने पब्लिकली इसको ला के बंधवाया, और इसकी कमर पे खूब डंडे पड़वाए, और इसको मरवा दिया, मार दिया। मतलब मारा तो नहीं, पनिशमेंट बहुत रिग्रेस दिया। ठीक है, इसने अमीर बकबक को सजा दी,
अगला लिखो, तुर्गिल खां। तुर्गिल, ये इसका ही प्रशासक हुआ था, गवर्नर होता था बंगाल साइड में। लिखो, तुर्गिल खान ने बंगाल में इसके विरुद्ध विरोध किया। तुर्गिल खां रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन इन बंगाल। अब सुनो बात, इतना लिखो, बाद में लिखवाता थोड़ा बताऊं मैं। होता क्या था, ध्यान से समझना। सर एक ठीक बार है, फिर से रिपीट कीजिए ना। मैं भी कर दूंगा, अभी समझो इधर। ये है बंगाल वाला रीजन। अच्छा, बंगाल का मतलब सिर्फ करंट का वेस्ट बंगाल नहीं, इसमें आपका उड़ीसा, झारखंड, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, बिहार बिहार वाला सारा एरिया आ रहा है। और यहाँ पे है आपका दिल्ली, सुल्तान यहाँ बैठा है। आप आगे भी देखेंगे, हम जो जो आगे बढ़ेंगे, इवन हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, बंगाल में विद्रोह सबसे पहले होता था। इसीलिए आप देखेंगे जब ब्रिटिश आएंगे वो अपनी राजधानी कलकत्ता बनाएंगे। रीजन बीइंग, एक तो यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत है। आज भी आप देखो जो माइंस हैं और भी जो कोल हो गया, सारे रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं हमें, इस रीजन में। यहाँ से आपका शुरू होता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इधर ये आपका मैकाल रेंज के इधर वाला एरिया जितना भी है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये मिनरल रिच, रिसोर्सेज रिच रीजन। तो होता क्या था ये, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी अच्छी खासी है। दिल्ली से ये दूरी लगभग 1800-2000 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ का जो शासक होता था, अमूमन अधिकतर, वो अपने आप को कहता था कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं इसकी क्यों सुनूं जो दिल्ली में बैठा है। तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया करता था। तो यही यहाँ पे इस टाइम बलबन का ही लगाया हुआ एक गवर्नर था, तुर्गिल खान। उसने रिवोल्ट कर दिया कि हम नहीं सुल्तान की अधीनता स्वीकार करते, हमारा तो अपना राज होगा। तो बलबन ने क्या किया, अपने कमांडर था अमीर खान, क्या नाम था, आमिर खान नहीं है भैया, अमीर खान नाम का था। इसको भेजा कि जाओ और इसको सबक सिखा के आओ। गया उधर, तुर्गिल खान ने पहले से ही पता था कि आ रहा है ऐसा, तो इसने अमीर खान को हरा दिया। अमीर खान रोता राता वापस आया बलबन के पास कि हुजूर, एक खबर है, बुरी है। कह रहे बुरी हो अच्छी हो, तुम्हारा काम है खबर सुनाना। क्या है खबर सुनाना, बताओ क्या खबर है। कह रहे वो हम तो धूल खा के आ गए, हार गए हम। कह रहे अच्छा, तुम्हें क्या लगा सरदार खुश होगा। तो वो बोलता है नहीं सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। क्या बोलता है फिर वो, अब गोली खा। क्या खा, और ये अमीर खान को मरवा देता है, सिर्फ इसलिए कि तू हार के वापस कैसे आ गया, तो तू खुद मर के आता, लेकिन तू जिंदा वापस आया वो भी हार के, तो तुझे जीने का अधिकार नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, एक मलिक मुकद्दर करके इसका कमांडर और था, मलिक मुकद्दर, उसको भेजा। उसने कहा अब तुम जाओ। कह रहे हाँ हुजूर, आप चिंता मत करो, मैं इसको धूल चटा के आऊंगा। अब मलिक मुकद्दर गया कहाँ पे, तुर्गिल खान के पास बंगाल, और खूब ढंग की लड़ाई हुई और इसको हरा दिया बुरी तरीके से। लेकिन जो ये था तुर्गिल खान, ये भाग के चला गया, इधर आसाम पड़ता है अपना, आसाम के जंगलों में जाके ये छुप गया। अब ये बात कई दिनों बाद, ये कई दिनों तक छुपा रहा, ये बात पता चली बलबन को। आप पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री में, जो भी बलबन की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ये कहीं भी किसी भी कैंपेन में खुद लड़ने गया ही नहीं। एक पहली बार और आखिरी बार ये यहीं गया था, किधर, बंगाल कैंपेन के दौरान, जबकि युद्ध जीत चुका है। लेकिन इसने कहा नहीं, वो बच के कैसे गया, क्योंकि मलिक मुकद्दर ने कहा कि सरकार मुबारक हो, बंगाल आपका हुआ। कहता है बेवकूफ मूर्ख, बंगाल मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, इसमें क्या हो गया। वो कहां पर है तुर्गिल खान जिसने बगावत करी। कह रहे हुजूर वो तो असम के जंगलों में छुपा बैठा है। कह रहे अब मैं खुद जाऊंगा। अब ये 1-1.5 लाख की सेना लेके यहाँ जंगल में गया। अब जंगल में तो ढूंढना आसान है नहीं, वो भी असम के जंगलों में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, खूब बारिश होती है, खूब घने सघन जंगल। इसने ऑर्डर दिया सबको कि तुम एक काम करो, जंगल काटना शुरू करो। अब 1-1.5 लाख की फौज जंगल काटना शुरू करेगी तो कितने ही दिन कोई बच सकता है। इसने पकड़ा अमीर खान को, वापस बंगाल लाया और इसे सूली पे चढ़वा दिया। अच्छा, सूली पे चढ़वाना है आपने सब सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा, अपने घर पे सुना होगा कि ये सूली पे चढ़ा देगा, ये कर देगा। सूली पे चढ़ाने का मतलब पता है क्या होता है, मार के सर फांसी। सर,
अरे सुन भाई, फांसी होता तो मैं डायरेक्ट बोल देता। सूली पे चढ़ाना, पब्लिक ग्राउंड में मार दिया, मार उसको पहले दिया और उसको टांग दिया, उसकी डेड बॉडी को टांग दिया, और वो पड़ी रही, ना उसका कोई कब्र बनवाना, उसको दफनाना, ना कोई अंतिम संस्कार, कुछ नहीं। वो बॉडी वहीं सड़ रही है, चील कौए आके खा रहे हैं। यहाँ फिर बाद में 20 दिन बाद, 50 दिन बाद सिर्फ कंकाल रह जाता था। तो इसने टोटल इसको तो मारा ही, और इसके साथ के जितने थे 20-30 हजार लोगों को सबको सूली पर चढ़वाया। और ये एक मैसेज दिया कि तुम समझ गए बलबन क्या चीज है। जब भाई आप एक नॉर्मल देख लेते हैं कहीं आस पड़ोस में, नहीं देखा, पिक्चर में भी आप सीन देखते हैं कि यार फांसी लगा के कोई लटक गया, तो बड़ा वो भयावह और निगेटिविटी वाला सीन होता है, आप कहते हैं अरे यार बड़ा बुरा हुआ। और आप सोचो 20-30 हजार लोगों को ऐसे सूली पर चढ़ा देना, और वो वहीं टंगे हुए हैं, कंकाल बन गए, तो ये अपने आप में कितना भयावह दृश्य रहा होगा। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि बलबन के आगे बगावत करे। तो अकेल पहली और आखिरी बार ये जीवन में एक ही बार बाहर गया, वो कब गया, ये बंगाल कैंपेन में, असम में, किसको पकड़ने, तुर्गिल खान को पकड़ने। ठीक है। उधर इसने बाद में एक पॉलिसी अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब, ब्लड मतलब खून, या तो खून बहाव, और किसके दम पे, तलवार के दम पे। जिसे हम कहते हैं कि संस्कृत में शब्द है येन केन प्रकारेण, वो चीज इसने फॉलो करी, जिसे लौह व रक्त की नीति कहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कुछ राजपूत, ये मेवात रीजन पड़ता है अपना, हरियाणा में तो ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट ही है मेवात, लेकिन ये पूरा रीजन इधर राजस्थान में ही पड़ता है, अलवर वाली साइड, मेवात रीजन। तो मेवातियों के खिलाफ भी इसने काफी मतलब बहुत तगड़े एक्शन उठाए। और ये रोहिलखंड एक रीजन पड़ता है इधर अपने यूपी में, बरेली की साइड वाली जगह है ना, रोहिलखंड बोलते हैं। वहां के लोगों के, आज वहां के भी जो छोटे मोटे शासक थे, उनके खिलाफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, और बड़ी क्रूरता से सारे जितने भी लोग इसके खिलाफ रिवोल्ट करते थे, बहुत बुरी तरीके से उनको मौत देता था और उन पे जीतता था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बताओ आखिरी पॉइंट क्या लिखा था। तुर्गिल खान रिवोल्ट अगेंस्ट बलबन इन बंगाल। अब जिसने नहीं लिखा था वो लिख लो। एक बच्ची कहते सर ना क्या था आखिरी पॉइंट, लिखो। हाँ शिवानी। सर आमिर खान का हम लोग कहाँ, कौन थे, बस ये नहीं समझ में वही आया जो मेरे तारे जमीन पे और 3 इडियट्स में थे। आमिर आमिर खान इसका ही एक कमांडर था बेटा, किसका, बलबन का, फिर से समझना। को। तुर्गिल खान बंगाल का गवर्नर था, जो कि बलबन ने ही उसको पोस्ट किया था। तुर्गिल खान ने इसके खिलाफ कर दिया विद्रोह, तो इसने पहले अमीर खान को भेजा। अमीर खान जो कि हार के वापस आ गया, तो इसे खूब सजा दी, इसके कोड़े पड़वाए खूब सारे कि तू हार के कैसे आया, तुझे क्या लगा सरदार खुश होगा, बोला नहीं। उसके बाद इसने मलिक मुकद्दर को भेजा, जिसने बंगाल में तुर्गिल खान को हरा दिया, लेकिन तुर्गिल खान भाग गया असम की तरफ। कहाँ भाग गया, असम की तरफ। फिर ये खुद आया और इसने ऑर्डर दिया सारे पेड़ काटो, और तुर्गिल खान को वापस ये बंगाल लाया और वहां सूली पे लटका दिया, क्योंकि बंगाल में ही तो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो बंगाल की जनता जिसने साथ दिया था, उसको मैसेज दिया कि मैंने ऐसे कटवा के इसके साथियों को भी, 20 हजार लोगों को, 30 हजार लोगों को यहाँ सूली पे लटका दिया, मेरे खिलाफ अब कोई बगावत नहीं कर सकता। ठीक है, अब लिखो। सर इतने सारे लोगों को इसने मरवा दिया था। यस, अभी तो तुम देखो आगे अलाउद्दीन खिलजी आएगा, अकबर आएगा, अभी तो शुरुआत है। चलो। सर लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। और क्या, अरे वहां दास को कुछ नहीं समझ रहे हैं, नीरो को भूल गई, जला जला के बुझाता था, कह रहा मुझे जमीन पे सितारा देखना है। चलो लिखो। हम लोग तो तुर्गिल मच्छरों को खान, भी ना मारे। हाँ वही तो, चलो। तुर्गिल खान रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन इन बंगाल। तुर्गिल खान ने बंगाल में बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला, बलबन ने अमीर खां, अमीर लिखना, हिंदी वाले अमीर बड़ी ई की मात्रा, और इंग्लिश वाले डबल ई। बलबन ने अमीर खां को मृत्यु दंड दिया। बलबन gave death punishment to Amir Khan because he was unsuccessful to suppress the revolt of Tugril Khan in Bengal. Because he was unsuccessful to suppress the revolt of Tugril Khan in Bengal. बलबन ने अमीर खां को मृत्यु दंड दिया क्योंकि वह तुगरिल खां के विरोध का दमन करने में असफल रहा।
बलबन ने अमीर खां को मृत्यु दंड दिया क्योंकि वह तुगरिल खां के विरुद्ध विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। कितने मिनट बचे हैं? कोई बताएगा कितने मिनट बचे हैं मीटिंग में ओवर होने में? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही तुम लोग को? आ रही है सर। हाँ तो बोलो सर यार, पता अगर नहीं पता तो मना करो। हम कहे नेट चला नहीं गया। पता। चलो सर ठीक है, नहीं जब होगा पता। होगा बंद, कोई बात नहीं, छोड़ो। बलबन गेव डेथ पनिशमेंट टू अमीर खां बिकॉज ही वॉज अनसक्सेसफुल टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ तुगरिल खां। बलबन ने अमीर खां को मृत्यु दंड दिया क्योंकि वह तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। अगला लिखो। मलिक मुकदीर या मकदीर भी लिखते हैं, कहीं कहीं लिख लेना। मलिक मुकदीर ने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। मलिक मकदीर सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ तुगरिल खां। मलिक मुकद्दर सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑफ तुगरिल खां। मलिक मुकद्दर ने तुगरिल खां के विद्रोह का दमन किया। बलबन के मलिक मुकद्दर टाइटल ऑफ तुगरिल कुश। बलबन ने इसे तुगरिल कुश का, क्योंकि इसने उसका रिवोल्ट सप्रेस किया ना। बलबन ने इसे तुगरिल कुश की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन बिलीव्ड इन ब्लड एंड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। बलबन बिलीव्ड इन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। He also suppressed revolts of मेवातीज। इसने मेवातियों, राजपूत जमींदारों, इसने मेवातियों, राजपूत जमींदारों। सर दोबारा रिपीट करना। अरे करेंगे बेटा, ना मैं भाग रहा हूं ना किसी को भागने दूंगा। इसने, ये तो लिख लिया ना, इसने लौह व रक्त की नीति, यह लौह व रक्त की नीति में विश्वास रखता था। यह लौह व रक्त की नीति में विश्वास रखता था। इसने मेवातियों, राजपूत जमींदारों, माइक बंद करो रे, जिसको खुला हुआ है। एंड डकैट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब रीजन। मेवातीज, राजपूत जमींदार एंड डकैट्स ऑफ गंगा जमुना दोआब एंड अवध। इसने मेवातियों, राजपूत जमींदारों और गंगा यमुना और अवध क्षेत्र के डकैतों का भी दमन किया। एक रीजन इसमें और लिख लेना, मैं लिखवाना भी भूल गया, बताया था ना मैंने, रोहिलखंड। कटिहार रीजन बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना रोहिलखंड। यूपी में पड़ता है अपने इधर बरेली वाली साइड ना। सर ये कहाँ पर लिखना है? ये जो मैंने एरिया लिखवाया ना, मेवाती, राजपूत जमींदार, डकैत ऑफ गंगा जमुना, इसी में आगे लिख लेना कटिहार एंड रोहिलखंड रीजन। यस सर। इधर अवध के गवर्नर होते थे हैबत खां। उसको इसने इसलिए पनिश किया था कि वो उसने एक बार दारू पी ली थी। इसको पता चला कि वो नशे में दरबार में आता था, उसको भी इसने मरवा दिया था पनिशमेंट देके। ऐसे ही एक गवर्नर होता था भटिंडा का, शेर खां करके, उसको इसने जहर दिलवा दिया था। मतलब बहुत ही क्रूर शासकों में से एक।
और कुछ तो ये कहते हैं जब इसने चालीसा का दमन किया ना, इसने इल्तुतमिश की भी जो फैमिली के बचे कुचे थे, बच्चे, भतीजे, पोते, पड़पोते, उनको भी मरवा दिया था। ठीक है, अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा के, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस अटमोस्ट रहते हैं। लिखो, ही इस्टेब्लिश्ड 2 डिपार्टमेंट्स, इसने 2 नए विभागों का गठन किया। अच्छा, एक का तो इसमें ऐसे कई किए थे, 2 इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। कुछ तो थे कि पहले से ही थे, उसमें थोड़ा चेंज किया, कुछ बिल्कुल ही न्यूली स्टेब्लिश किए। तो आप ये लिख लो, इसने 2 विभागों का गठन किया। ही इस्टेब्लिश्ड 2 डिपार्टमेंट्स। इसी में पहला पॉइंट लिखना, ही सेपरेटेड, जो मैं यहां लिख रहा हूं ये उसे या तो अंडरलाइन करना, या जिस बच्चे के पास दूसरे कलर का उससे लिख लेना। दीवाने विजारत, ही सेपरेटेड दीवाने विजारत फ्रॉम दीवाने अरिज। बेसिकली जो नया डिपार्टमेंट स्टेब्लिश कौन सा हुआ, आप खुद दिमाग लगाइए। मैंने लिखवाया, इसने दीवाने विजारत से दीवाने अरिज को अलग किया, यानी नया जो डिपार्टमेंट बना वो कौन सा बना, दीवाने अरिज। तो दीवाने अरिज को गठन किसने किया, मिलिट्री लिख लेना, सेना लिख लेना। दीवाने वजारत डिपार्टमेंट पहले से था, फाइनेंस, वित्त, कहां से पैसा आएगा, उससे उसने अलग करके एक डिपार्टमेंट बनाया। कौन सा बनाया, दीवाने अरिज। ठीक है, कहीं कहीं अर्ज भी मिलेगा तो घबराना मत कि सर ने तो आई लगवा दिया। जब लिख लो तो बताना। लिख लिया सर। सर हो गया। सर कौन सा डिपार्टमेंट पहले से था? वजारत, वित्त, फाइनेंस, ये तो बनवाया, ये इसमें से ही निकल के बना है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इसने कौन से डिपार्टमेंट नए बनवाए, तो आप उसमें एक तो ये नाम लिखेंगे जो मैंने बताया, और दूसरा आप लिखेंगे दीवान ए बरीद। बरीद का बेसिकली मतलब होता है अभी आगे बहुत जगह आएगा, अलाउद्दीन के टाइम आएगा, फिर उसके बाद आपके वो अकबर के टाइम आएगा। बरीद मतलब होता है स्पाई, जासूसी करना। गुप्तचर विभाग। क्या लिखा, लिख लिया ये। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। दीवाने अरिज जहां लिखा है ना, इसको लिख लेना मैनेज्ड बाई, बहुत ध्यान से लिखना। इसका संचालन या रेगुलेट मैनेज्ड बाई अर्ज मामलिक। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु वॉज द हेड ऑफ आर्मी, तो आप अर्जे मामलिक नहीं लगाएंगे। अर्जे मामलिक सिर्फ मैनेज कर रहा है मिलिट्री डिपार्टमेंट को, कि भाई जो फौजी हैं उनकी तनख्वाह देना, उनको रहने की व्यवस्था देना, खान पान, सैलरी प्रॉपर मिल रही है, बाद में जो रिटायर हो गया उसको पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चीज। यानी इसके आगे और लिख लो, मैनेज्ड बाय अर्जे मामलिक, और इसको लिख सकते हैं आप फर्दर बना के, रेगुलेशन
ऑफ रॉयल आर्मी, शाही सेना का संचालन, हिंदी वाले लिख लो शाही सेना का संचालन या शाही सेना का संचालक। तो कोई पूछे आपसे कि हेड कौन था, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, तो वो सुल्तान ही था, वो पावर इसने खुद ही रखी थी अपने पास। कमांडर ऑफ चीफ कौन होगा दीवाने अरिस का? बलबन, दैट इज सुल्तान। कमांडर इन चीफ, ये कलर सही दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं दिख ना रहा हो। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। कमांडर इन चीफ कौन रहता था? सुल्तान ही रहता था, यानी बलबन। लेकिन एक पोस्ट जो क्रिएट की गई दीवाने अरिस को मैनेज करने के लिए, अर्ज मामलिक, जो रेगुलेट करता था कि वही सिपाहियों की तनख्वाह, उनके रहने रहने का, या उनकी कोई और ख्वाहिश है, या जो भी उनकी डे टू डे नीड्स हैं, वो चीज। ठीक है। सर जी शिवानी पूछिए। सर दीवाने विजारत से इन्होंने दीवाने अरिस बनवाया, तो सर ये दीवाने बरीद सर मतलब नया ये बनवाया, मतलब इसको ये दो ही डिपार्टमेंट बनवाए हैं इसने। ये बिल्कुल न्यू एस्टेब्लिश्ड है, ये पहले होता ही दीवाने नहीं था। बरीद। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ये लोग तो मैंने हमेशा बताया, जितने भी आप देखेंगे मुस्लिम शासक हुए, इनकी एक बात तो मतलब काबिले तारीफ कहेंगे ऑफ कोर्स, स्पाइस सिस्टम बहुत मजबूत होता था। मैंने बताया था भाई, आपके तराइन के पहले युद्ध के बाद इधर बैठी है पृथ्वीराज चौहान की सेना और उधर बैठी है मोहम्मद गौरी की, लेकिन मोहम्मद गौरी को सब पता था ये किस दिन पार्टी करेंगे, किस दिन इसने पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासक को, कुछ इंपॉर्टेंट कमांडर्स को वापस भेज दिया, इस दिन हम जब ये पता ये रात में टुन होके मस्ती करके सो जाएंगे, तो आधे तो नींद में होंगे, आधे होश में नहीं होंगे, हम उस टाइम अटैक करेंगे। तो ये अंदरूनी खबरें गुप्तचरों के द्वारा, स्पाइस के द्वारा, मुखबिरों के द्वारा, तो स्पाइस सिस्टम हमेशा बहुत अच्छा होता था। लेकिन इसका एक कोई डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करना, एक ऑफिशियल उसको पोजीशन पहुंचाना, वो किसने किया? बलबन ने। किसके थ्रू? दीवाने बरीद। पल्ले पड़ गई बात? यस ठीक है, अगला लिखो। ही डिक्लेयर्ड हिज सन महमूद एज हिज सक्सेसर। ही डिक्लेयर्ड his son Mahmud as his successor. अब हुआ क्या? अब मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, चाहो तो दोबारा लिख लो ताकि रिकॉल कर पाओ, क्योंकि अभी आप 15 दिन पहला रिकॉल नहीं करवा पा रहे हैं। जब मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा या आगे पॉलिटी की क्लास लेंगे, तो ये सब डामाडोल ना हो जाए, तो यहाँ पे लिख लो एक स्टार बना के। 1258 में क्या लिखवाया था मैंने? बलबन हैज डन ए ट्रीटी विद मंगोलियन रूलर हलाकू। वो फिर से लिख लो यहाँ पे, जो पॉइंट मैंने पिछली क्लास में आखिरी पॉइंट था। हुआ क्या था? 1258 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1258। और 1258 में सुल्तान कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। जो अभी लिखवाया वो वाला नहीं, कंफ्यूज मत होना, नाम ऐसा ही है। महमूद तो इसका बेटा है, इसने जिसको सक्सेसर बनाया। लेकिन जो इससे पहले सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, उसके टाइम की बात है। उसके टाइम पे ये क्या था? ये था नायाबे मुमलिकात। क्या था? बोलो। नायाबे मुमलिकात। तो इसने मतलब इसका आप वो देखो, एक इसका व्यक्तित्व देखिए, इसका कैरेक्टर देखिए। अगर आप लोग को पुरानी क्लास याद है तो ये वही साल है, ये वही साल है जब इस हलाकू ने खलीफा की हत्या करी थी। याद आ रहा है कुछ? पहली दूसरी क्लास का, दूसरी क्लास का यही 1258 में हलाकू ने खलीफा को मारा था। यानी हलाकू अपने में बहुत क्रूर वो है बंदा। लेकिन बलबन की आप डिप्लोमेसी कहिए या उसका एक व्यक्तित्व कहिए, उसने हलाकू को भी मना लिया था और कह लिया था कि इधर मत आना, तुम्हें ज्यादा ही है तो तुम मुझसे एक संधि कर लो, ट्रीटी कर लो। और ये ट्रीटी भी करने ये गया नहीं था, बातों बातों में ट्रीटी हो गई थी और हलाकू आया भी नहीं इधर।
इधर मंगोल अटैक हुआ भी नहीं, लेकिन बीच बीच में जैसे कभी एक बार हुआ कोई मंगोलों की टुकड़ी इधर है। भाई पहले तो जीपीएस नहीं होता था, भाई आज भी कई बार होता है, जीपीएस होते हुए भी हम रास्ता भटक जाते हैं। तो हुआ क्या था, जब इसने अपने, अब वो नसीरुद्दीन महमूद वाली बात तो 1258 की है जब ट्रीटी करी थी, क्योंकि आप लोग, अभी मैं एक चीज लिखवाऊंगा कि इसका जो बेटा, जिसने, जिसको इसने सक्सेसर बनाया महमूद को, उसको मंगोलों ने मार दिया। तो आप कहेंगे कि भाई उसने तो ट्रीटी करी थी, क्यों मार दिया? तो हुआ क्या था, जब ये लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया, फिर से पढ़ो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बता देना, फास्ट हो रहा है तो बता देना। लास्ट Sir, पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? he declared his son Mahmud as a successor. ठीक है, महमूद को बनाया। तो हुआ क्या, महमूद भी एक ऐसी कैंपेन पे गया था, मतलब एक अभियान पे, उधर से मंगोलों की एक टुकड़ी इधर से गुजर रही होगी। तो मंगोलों को भी नहीं पता, भाई एक तो तुम्हें पता ही है मंगोल 3 3 महीने तक तो ये नहाते नहीं थे, शक्ल इनकी भूत जैसी। महमूद को लगा ये कोई दुश्मन है, तो महमूद ने इस टुकड़ी पे कर दिया अटैक। अटैक करके एक कुछ लोग मर गए, बाकी जो हार गए वो वापस गए हलाकू के पास कि उस्ताद ये क्या चक्कर है, 1258 में तो आपने संधि कर ली थी और उसके बंदे तो हमें मार रहे हैं, हमें चप्पल लेके भागना पड़ा। तो हलाकू ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, अरे कोई संधि नहीं है, जाके तुम भी मारो। ये वापस आए और इन्होंने महमूद को मार दिया। बलबन ने जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था उसको मार दिया। किसने? हलाकू की टीम ने, मंगोलों ने। अच्छा ये कहा जाता है, मैंने तुम लोग को बताया, ये किसी से ना ज्यादा बात करता था, कुछ नहीं, लेकिन अगर ये किसी के क्लोज था, किसी के सबसे ज्यादा क्लोज था, कभी कभार किसी से हंसी मजाक कर ली, तो वो ये इसका बेटा था। बलबन का बेटा कौन? महमूद। इससे ये बहुत प्यार करता था। अब जब ये मर गया तो बलबन की सेना आई और बोली सुल्तान, कह रहे हाँ बताओ क्या हुआ, हमेशा सीरियस मूड में है, बोलो। कह रहे सुल्तान एक बुरी खबर थी। कह रहे तुम्हारा काम है खबर सुनाना, बुरी अच्छी उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्या हुआ? कह रहे वो सुल्तान जो आपके शहजादे, आपके आंखों के तारे नसरुद्दीन महमूद को, सॉरी नसरुद्दीन नहीं, महमूद को मंगोलों ने मार दिया। 5 सेकंड भी नहीं लगे, इसने कहा हाँ तो, कह रहे ठीक है शहीद हुआ है, क्या हो गया? इसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं, ना ऐसे दुख। कह रहे चलो छोड़ो इसको, मर गया शहीद हो गया, ठीक है अगली फाइल लाओ। वहां का रेवेन्यू आया नहीं आया? लोग हैरान कि यार एक ही बेटे को तू सबसे ज्यादा प्यार करता था और तेरे चेहरे पे शिकन भी नहीं। तो ये कभी भी, मतलब इसको, वही जो मैंने बरानी बताया था ना, बरानी जिसने कहा था कि ये एलियन तो नहीं है, वो ये कहता है बाद में कि बलबन के अंदर एक डिसऑर्डर था। वो कहता है ऐसा था कि नहीं, ये तो बलबन जाने या ऊपर वाला जाने। स्प्लिट पर्सनैलिटी, मतलब इसकी 2 पर्सनैलिटी थी, दरबार में सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और। इसका पता कहां से चलता है कि ये रात में जाता था, जब सोता था तो तकिए में मुंह दबा के खूब रोता था, इतना रोता था, इतना रोता था, इतना रोता था कि पूरा तकिया इसके आंसू से गीला हो जाता था। और इसका पता कैसे चला कि जब ये सुबह उठता था तो इसकी आंखें सूजी हुई बिल्कुल लाल, और फिर ये दरबार में आता था और बिल्कुल नॉर्मल। मतलब जिसका बेटा मर गया और वो कह रहा है ठीक है वो तो शहीद हो गया, अगली फाइल लाओ क्या है। तो सबसे जो क्लोज था उसके लिए भी इसने सबके सामने, ये सबको ये नहीं दिखाना चाहता था कि मेरा भी कोई वीक पॉइंट है। और रात में ये खूब तकिए में मुंह घुसेड़ के रोता था, चिल्लाता था, और अगले दिन दरबार में फिर नॉर्मल की तरह आता था। तो बरानी कहता है, जियाउद्दीन बरानी, कि इसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी का कुछ चक्कर था, कि सुबह कुछ और रात में अकेले में कुछ और। इसीलिए यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार जब पहले आता था, अब शायद मैं ये भूल रहा हूँ एग्जैक्ट जीएस में ही पूछा है इन लोगों ने, या वो क्वेश्चन क्या था, सुल्तान बलबन ने मानव बलबन की हत्या कर दी। टिप्पणी करें। सुल्तान बलबन मर्डर्ड ह्यूमन बलबन, कमेंट। ये क्वेश्चन आ रखा यूपीएससी का, आपने देखा ना।
ऊपर जो मैंने बताया, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग लिखने की कोशिश करना। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लिखना ही, कोशिश करना क्या लिख सकते हो जो जो मैंने बताया। तो ये दिखाता कुछ था और था कुछ। ठीक है, आगे लिखो। अब अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था बताओ जरा मुझे। सब 1258 में हलाकों से समझे। हाँ वो तो चलो बॉक्स में बंद कर लो, वो तो पहले लिख चुका हूँ। हलाकू बार बार आ रहा है। उससे पहले वाला पॉइंट बताओ। He declared his son Mahmud as a successor. ठीक है, इसने अपने पुत्र महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद लिखो महमूद डाइड व्हाइल फाइटिंग विद मंगोल्स। अब मैं ये पॉइंट तब लिखवा देता तो कोई जिसने पहले का रिवाइज किया होगा पिछली क्लास, वो बोलेगा कि सर आपने तो कहा था संधि कर ली थी। तो मैंने ये कहानी आपको बता दी ऐसा क्यों हुआ। महमूद डाइड व्हाइल फाइटिंग विद मंगोल्स। महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। अगला पॉइंट, ही डिक्लेयर्ड वो सॉरी ही गेव स्टेटस ऑफ मार्टेर, शहीद। इसने महमूद को शहीद का दर्जा दिया। ही डिक्लेयर्ड महमूद एज मार्टायर। इसने महमूद को शहीद का दर्जा दिया। अच्छा सुनना एक बात, पता नहीं इसको आप श्राप कहें या एक कोइंसिडेंस कहें, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर से आप देखना एक पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है। जिन जिन लोगों ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया वो मारा गया। इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन को किया, बहुत प्यार करता था, वो मारा गया। फिर कोई और बेटा उसके था नहीं तो उसने रजिया सुल्ताना को बना दिया, याद है। ऐसे ही बलबन का जो बेटा था ना, बलबन का एक बेटा था बुगरा खान। जब तुर्गिल खान को हरा दिया था, इस बुगरा खान को ही इसने बंगाल का गवर्नर बना रखा था। एक दिन बलबन इसको बुलाता है, कहता है बुगरा इधर आओ, मैं चाहता हूं, मेरी अब उम्र भी हो रही है, पता नहीं कब मैं ऊपर चला जाऊं, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। चाहता तो मैं महमूद को था, लेकिन वो मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, तो मैं चाहता हूं मैं तुम्हें उत्तराधिकारी बनाऊं और तुम अगले सुल्तान हो गए। तो उसने कहा नहीं पापा, मुझे इस चीजों में पढ़ना ही नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। मैं कौन हूँ, ये जवानी दीवानी का रणबीर कपूर। तो बलबन ने बोला अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे मतलब ही नहीं है इन चीजों से, आप क्या करते हो, क्या शासन, मुझे तो अपना जीवन जीना, और जो आपने मुझे बंगाल के गवर्नर की पोस्ट दे रखी है, मेरा तो ये भी मन नहीं है, मैं इसे भी बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ। बलबन ने कहा तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, अगर तू मेरा बेटा ना होता मैं तुझे यही मार देता, कह रहा तू निकल जा यहाँ से। उसके बाद इस बुगरा खान का एक बेटा था जिसका नाम था कैकूबाद। तो बलबन ने अपने पोते से कहा कि देख लिया तेरा बाप कैसे कह रहा है, कुछ समझा इसको, मेरी तो बात इसके समझ में नहीं आती। तो कैकूबाद गया और बताया कि पापा आप कैसे करो, आप सुल्तान बनो ना, क्या दिक्कत है, जब दादाजी आपसे कह रहे हैं। तो वही बात उसने बोली कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। कैकूबाद ने कहा बात तो सही है। अब ये वापस गया दादाजी के पास कि दादाजी पापा की बात तो ठीक है। इसने कहा तू भी निकल जाए यहाँ से, दोनों बाप बेटे बेलखने मेरे बाद गद्दी संभालने को तैयार नहीं हो। तो इसको भी हटा दिया। उधर इसका एक और पोता होता था किसी और बेटे से, बेटा बेटा मर चुका था, उसका नाम था कए खुसरो। क्या नाम था, कए खुसरो। हिंदी में भी लिख देता हूं। इसने इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे बाद ये बनेगा, मेरे बाद कौन बनेगा, कए खुसरो बनेगा। लेकिन इतने में बलबन की हो जाती है डेथ, और जो अमीर होते हैं उन वो फिर से एकदम पाप, क्योंकि ये भाई जो एक बेटा महमूद वो मंगोलों के खिलाफ मारा गया, बुगरा खान को कोई इंटरेस्ट नहीं, कैकूबाद ने भी कह दिया हाँ ठीक है मुझे नहीं बनना। तो ये कै खुसरो को बना के गया, अमीर इधर हल्के से पावरफुल हो ही गए बलबन के मरने के बाद।
तो उन्होंने कहा यार ये सब डेली तो नहीं चल रहा, इतने सालों से चल रहा है, 20-25 साल से हम लगातार करते आ रहे हैं कि आओ झुको, घुटने टूट गए हमारे, उसके बाद इसके पैर के अंगूठे को चूमो, ये तो हमसे आज ना हो ना कल। तो इसने कहा हम इसको नहीं बनाते हैं क्योंकि ये सब हमें करना पड़ेगा और भी इतना, हम कैकूबात को ही बना देते हैं। तो कैकूबात को ही बनाया गया। अच्छा, ये जो कैकूबात था, ये एक नंबर का दारूड़ी, दारूबाज, दिन भर शराब के ड्राम में पड़ा रहता था, और इसे बाद में पैरालिसिस भी हो गया था। तो हम देखेंगे कि ये भी बाद में किसी काम का नहीं रहता है। अच्छा, एक चीज और, एक किताब है जिसके बारे में हम बाद में लिखेंगे भी। किताब का क्या नाम है? अमीर खुसरो एक आगे आगे, अलाउद्दीन के टाइम में भी रहे हैं और आपके तुगलक के टाइम में भी रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, नाम लिखता हूं मैं, किरान उस सादेन। क्या है? बोलो नाम मन में। किरान उस सादेन किसकी किताब है? अमीर खुसरो की। ये किरान उस सादेन में ये जो कैकूबाद और बुगरा खान की बीच की बात हुई है, एक संवाद हुआ है, ये समझाता है अपने बाप को कि अरे दादाजी ठीक कह रहे हैं, उसका जो वर्णन है वो हमें इसमें मिलता है, इस किताब में। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा। तो वापस आओ। तो कैकूबाद जो बना, यहां तक समझ में आ रहा है या किसी की खिचड़ी हो रही है तो बता दो मुझे। सर, हाँ, तो जो बलबन के उत्तराधिकारी होते थे इनको भी मतलब सिजदा फाबोस जो है ये सब इनको भी करना पड़ता था। अरे वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। वो तो बलबन सिखा के भेजेगा उन्हें कि जब मैंने कोई चीज करी है तो मेरे कस्टम आगे लागू रखो, तभी तो ऐसे कोई उत्तराधिकारी बनाएगा ना। ऐसा तो ये बोल जाता नहीं बुगरा खान तुम ही बनोगे, चला अलविदा। जब उसे पता चल गया ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है और पोता भी नहीं है, तो एक को एक खुसरो को बना के चला गया। लेकिन अमीरों ने क्या खुसरो को बनने नहीं दिया, उन्होंने कैकूबात को बना दिया। ठीक है। यस बाद सर। में पता चला कि ये तो कुछ करता ही नहीं है, तो दिन भर शराब के नशे में, पैरालिसिस और इसको। तो बाद में देखते हैं एक और इसका पोता था, किसका? बलबन का, या इसी कैकूबाद का ही बेटा, जिसका नाम था क्यूमर्श। क्यू से भी लिख सकते हो, नहीं तो के से लिख लो, क्यूमर्श। इसको राजा बना देते हैं। और इसका जो गार्जियन होता है वो कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी, रजा मुराद। और बाद में मौका पाके कुछ महीनों बाद जलालुद्दीन खिलजी से मार देता है, और उसके बाद आपके आ जाता है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? लिखवाऊं अभी? यस सर। अरे बोलो भाई, लिखवाऊं? जी सर, जी सर। लिखो। यस सर। बलबन बलबन डिक्लेयर्ड कै खुसरो एज हिज सक्सेसर। बलबन ने, बुगरा खां का लिखवा दिया मैंने। हाँ नहीं, चलो लिखो, सुनो, लिखो लिखो। बलबन ने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि क्योंकि बलबन के पुत्र बुगरा खां ने अगला उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया। बलबन डिक्लेयर्ड कै खुसरो एज हिज सक्सेसर बिकॉज हिज सन बुगरा खां डिनाइड his son Bughra Khan denied the request of Balban to become the next Sultan. Because his son Bughra Khan denied the request of Balban to become the next Sultan. बलबन ने कई खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि इसके अपने पुत्र बुगरा खान ने अगला उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया। अगला लिखो राजा। कैकूबाद। कुछ लिखना नहीं है इसके बारे में, एक आध पॉइंट है वो लिख लो। ही वॉज, पहला लिखो इसमें,
He was grandson of Balban, who was raised to throne by nobles after Balban's death. या अमीर से लिख लेना. यह बलबन का पोता था जो कि अमीरों द्वारा सुल्तान की गद्दी पर बैठाया गया था. He was grandson of Balban, who was raised to throne by the nobles after Balban's death. सर आवाज चली गई थी, एक बार और बोल दो. आवाज चली गई थी. He was grandson of Balban, who was raised to the throne by nobles after Balban's death. यह बलबन का पोता था जो कि अमीरों द्वारा सुल्तान की गद्दी पर बैठाया गया, या जो कि अमीरों द्वारा सुल्तान बनाया गया. ये लिख लो. अगला पॉइंट, ही वॉज एल्कोहलिक एंड पैरालाइज्ड. यह शराबी तथा लकवाग्रस्त था. ही वॉज एल्कोहलिक एंड पैरालाइज्ड. यह शराबी तथा लकवाग्रस्त था. अगला लिखो, क्यूमर्स. He was the last ruler of slave dynasty. He was the last ruler of slave dynasty. यह दास वंश का आखिरी शासक था. यह दास वंश का आखिरी शासक था. इसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था. जलालुद्दीन खिलजी was his patron या guardian. जलालुद्दीन खिलजी was his patron या guardian. जलालुद्दीन खिलजी इसका संरक्षक था. अच्छा, इस टाइम ना ये जलालुद्दीन खिलजी के पास जो पोस्ट थी वो वही थी आपकी अरीजे मामलिक. जलालुद्दीन खिलजी गॉट किल्ड कैकुबाद एंड क्यूमर्स. जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करवा दी. जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद तथा क्यूमर्स की हत्या करवा दी. जलालुद्दीन खिलजी गॉट किल्ड कैकुबाद एंड क्यूमर्स. तो ये आपका अर्ली टर्क्स का पहला फेज यानी स्लेव डायनेस्टी खत्म होता है. इसको अच्छे से रिवाइज करिए. एक नोट बना के पॉइंट लिखना, लाइन खींच दो, ये वाला चैप्टर खत्म तुम लोग का. एक पॉइंट लिखो, अ ग्रुप ऑफ खिलजी नोबल्स. खिलजी अमीरों का एक समूह. अ ग्रुप ऑफ खिलजी नोबल्स लेड बाय जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी अमीरों के एक समूह ने खिलजी वंश की स्थापना की. established खिलजी डायनेस्टी. A group of खिलजी nobles led by him मतलब जलालुद्दीन खिलजी established the खिलजी डायनेस्टी. जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में कुछ अमीरों के समूह ने खिलजी वंश की स्थापना की.
अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ विद्वानों के अनुसार, दिस इवेंट इज नोन एज डायनेस्टिक रेवोल्यूशन, यह घटना राजवंशीय क्रांति कहलाती है। 1290 की राजवंशीय क्रांति, क्योंकि आप देखो पूरी वंशी बदल गया ना, अभी तक स्लेव डायनेस्टी थे, अब नया वंशी आ जाएगा इसके बाद। ठीक है जी, तो अब हम मिलते हैं ओके सर। परसों सैटरडे को।